अब डिस्कस करते हैं हम लोगों तो पहला क्वेश्चन था। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट पेपर का, जिसमें दूसरा क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन ख है, इसे पूछा कि अधिकतम आक्षिकण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो इसका फिक्स है यहाँ पर कि 3D पर 5 और 4F पर 2। ऐसे प्रश्न बहुत कम चांस होते हैं पेपर में आने के, इसको डिस्कस करना हम छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा फिर भी कि जितने एस में 2 हैं तो 2 फिक्स रहेंगे, ठीक। लेकिन बाकी डी जो होता है, जिसमें जितना ज़्यादा सिंगल रहेंगे उतना ही वो दर्शाएंगे अधिकतम आक्षरण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है। अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा सही होगा। तो हम यहाँ पर गैल्वेनिक सेल से संबंधित और लवण सेतु से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी प्रश्न बनने वाले होंगे, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गैल्वेनिक सेल क्या, सेल हम लोग पढ़ लेते हैं, गैल्वेनिक सेल ही पढ़ लेते हैं और इसका लवण सेतु भी पढ़ लेते हैं। यानी कि जितने भी सेल से संबंधित प्रश्न बनने वाले पेपर में होंगे उनको हमको छोड़ना ही नहीं है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं। तो सेल ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा, चाहे जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन किया जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर। ऊर्जा दो ही प्रकार से परिवर्तित हो रही है, विद्युत का रासायनिक में, रासायनिक का विद्युत में, ठीक है। तो 2 प्रकार के सेल बन गए यहाँ से। तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो सेल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें इसका उत्तर खुद छुपा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, इसका अपघटन होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं हल्का हल्का। तो इस पर टिप्पणी क्या पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे कि इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे से आपको लिखना रहेगा और वो पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। जैसे जितना कामा हो गया, कामा के बाद नया पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके द्वारा आप कैसे लिखेंगे, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है और दोनों अर्धसेलों को एक ही पात्र में रखा जाता है। किसमें? विद्युत अपघट्य के विलयन में। एग्जाम्पल हो जाएगा लेड अम्ल बैटरी, जो घरों में हम लोग उपयोग करते हैं चार्ज करते समय, इन्वर्टर वाली बैटरी, ठीक है। दूसरा जो सेल होता है यह होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं। यहाँ पर जो गैल्वेनी नाम रखा गया है लुइगी गैल्वेनी के नाम से पर रखा गया है और जो वोल्टेज सेल रखा गया है एलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। तो ये सब उतना डिस्कस करना ही करना हम लोगों को है। गैल्वेनिक सेल होता क्या है, वोल्टेज सेल होता क्या है, चाहे वोल्टता सेल भी पता है क्या होता है, तो बताएंगे इसमें कि इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक। इसमें एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को, चाहे दोनों अर्धसेलों को अलग अलग पात्रों में रखा जाता है, ठीक है। एवं इनका संबंध लवण सेतु से होता है, ठीक। इस जिसे बता रहे हो इसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें जो दोनों अर्धसेल होते हैं इन पर कौन सी अभिक्रिया होती है, राक्स अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें डेनियल सेल, लेड अम्ल बैटरी। यहाँ पर हमने डेनियल सेल या फिर हम कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल का हमने यहाँ पर फिगर लिया है, ठीक है, और कुछ अभिक्रिया लिया है। तो डेनियल सेल जो होता है इसकी अभिक्रिया, तो हम क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं। एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और इस वाले में जो जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन रहेगा उसमें जिंक की छड़ लगा देते हैं एनोड के रूप में, और जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं उसमें कॉपर की छड़ लगा देते हैं कैथोड के रूप में, ठीक। और इन दोनों पात्रों को लवण सेतु से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो लवण सेतु का हाई वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन होता है, इसमें KCl या फिर NH4Cl यानी उदासीन, इस तरह से लवण भरा रहता है इसमें,
ताकि आयनों का प्रवाह सुगमतापूर्वक होता रहे। अभी हम साल्ट ब्रिज पर बात करेंगे, लवण सेतु पर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल गैल्वेनिक सेल पर। तो गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, 2 पात्र लेते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ लेते हैं कैथोड के रूप में, और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ लेते हैं एनोड के रूप में, और दोनों पात्रों को लवण सेतु से आपस में जोड़ देते हैं, और इस प्रकार हमारा तैयार होता है गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। इसमें जो एनोड होता है, एनोड पर अभिक्रिया होती है हाई, जिंक से जिंक 2+ वाली, और जब भी प्लस होगा जितना प्लस रहता है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कॉपर 2+ से कॉपर वाली। ठीक है, तो डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल से इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं कि लवण सेतु क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, जिस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि साल्ट ब्रिज होता है क्या है और कैसे इस पर कार्य करता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया क्या है यहाँ पर, चलिए इंग्लिश चल देते हैं। तो ये जो होता है यू आकार का ट्यूब होती है, माने यू आकार की नली होती है ना, और जिसके बीच में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि उदासीन विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा रहता है, और किसमें वो जाम किया गया रहता है, तो अगार अगार जेल आता है उसी में। तो अगार अगार जेल में, है ना, एक समझिए कि कांच की एक नली होती है। ठीक है, और कांच की एक नली होती है, लवण सेतु के रूप में बता रहे हैं आपको कि लवण सेतु होता है क्या, तो कांच की एक नली होती है यू के आकार की, जिसमें लवण भरा रहता है, और लवण किस में भरा रहता है, अगार अगार जेल में मिला करके। और लवण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, KCl या फिर KNO3 या फिर H4Cl का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर लवण सेतु का कार्य क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पर यह गैल्वेनिक सेल को सहज इलेक्ट्रॉन प्रवाह में सहायता करता है, इलेक्ट्रॉनों के सही तरीके से प्रवाह में सहायता करता है। दूसरा विशेषता इसका इसका लाभ क्या है, तो इलेक्ट्रोडों के चारों ओर आवेशों के जमाव को रोकता है। ठीक है, यानी कि लवण सेतु जो होता है, इलेक्ट्रोड जो हम उपयोग किए थे अभी, इलेक्ट्रोडों के चारों ओर आवेशों के जमाव को रोकता है। फिर सेल में परिपथ को पूरा करने का भी काम करता है। अगर लवण सेतु को हटा दिया जाए सेल का परिपथ गड़बड़ा जाएगा, तो सेल का जो परिपथ है पूर्ण रूप से उसको पूरा करने का कार्य भी यही करता है। साथ ही साथ दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अपघट्य की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इसका ये भी काम होता है। तो अगर लवण सेतु का कार्य पूछ दे आपसे, तो 3-4 कार्य हम बता दिए यहाँ से, इस उपयोगिता पूछ दे तब भी यही। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न आपका पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ आपको मिलेगा। लवण सेतु को अगर नहीं होगा, चाहे लवण सेतु को अगर हटा दिया जाएगा तब क्या होता है, तो पहला क्या घटना घटेगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे वो पूरी तरह से उनका प्रवाह बंद हो जाएगा। दूसरा नुकसान क्या होगा कि जो आवेश हैं अलग अलग जगहों पर जमा हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा कि सेल काम नहीं करेगा, और चौथा सेल का वोल्टेज अचानक शून्य हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन था। ठीक है, तो सेल का वोल्टेज अचानक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब गैल्वेनिक सेल का निरूपण पूछता है कि गैल्वेनिक सेल को निरूपित कैसे करते हैं। तो आप अभी देखें कि सेल अभिक्रिया जो हो रही थी इसमें, एनोड पर जिंक से जिंक 2+ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहा था, और जहाँ पर भी 0 से प्लस होगा हमेशा वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो कैथोड था, कैथोड पर क्या हो रहा था, कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा था। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर करके फिर शून्य अवस्था में आ जा रहा है, इसको बोलेंगे। तो जहाँ पर आवेश में कमी आती है वहाँ पर क्या था, अपचयन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचा, जिंक बचा, फिर कॉपर बचा 2+, फिर तीर, फिर जिंक 2+ बचा, और यहाँ पर कॉपर बचा। इसको हम बोलेंगे सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो सेल ऐसे लिखा जाता है। अब सेल कैसे लिखेंगे, इस तरह सेल को दर्शाया कैसे जाता है, तो सेल ऐसे दर्शाते हैं। बीच में जो दिखाई दे रहा है दोनों, ये लवण सेतु है। पहले शुरू में जो लवण सेतु इसके बाएं साइड यानी कि लेफ्ट में हमेशा क्या रखते हैं, एनोड रखते हैं, है ना, और राइट में क्या रखते हैं, कैथोड रखते हैं। तो एनोड क्या हो रहा था, जिंक से जिंक 2+, तो हम जिंक से जिंक 2+ कर लिए। बीच में क्या है, लवण सेतु है, और राइट में क्या रखना है हम लोग को, कैथोड रखना है। कैथोड में क्या हो रहा था, कॉपर 2+ से कॉपर, इस तरह से रख देंगे। अब डेनियल सेल के लिए पेपर में कई बार पूछ दिया कि नट समीकरण क्या होता है, चाहे डेनियल सेल के लिए नट समीकरण लिखिए। तो नट समीकरण जो होता है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/2। यहाँ पर 2 क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए हैं 2 यहाँ पर, अभी जो इलेक्ट्रॉन 2 प्रयुक्त हुए हैं वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, लागटेन Zn2+ बटा में कॉपर 2+। इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक उत्पाद बटा में आयनिक अभिकारक होता है, तो आयनिक उत्पाद में क्या है, जिंक है, तीर के इस साइड उत्पाद होता है और तीर के इस साइड जो होता है अभिकारक होता है।
तो आयनिक उत्पाद हो गया, आयनिक क्या हो गया, आयनिक अभिकारक हो गया। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नट समीकरण को डैनियल सेल के लिए कि ईएमएफ बराबर, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल बराबर ई नाट माइनस 0.0591/2 log 10 Zn2 प्लस है कॉपर 2 प्लस। ठीक, तो ये आपका था सेल्स संबंधित जो प्रश्न बनने वाले पेपर में है, और लवण सेतु से जो प्रश्न बनने वाले थे उन पर हमने पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया। इससे बाहर से प्रश्न आपका नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, अब कितना होता है। ऑप्शन दिया 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि 0.0 होता है हमेशा। तो मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है। अब पेपर में प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए, या H2H प्लस आयन युग्म पर टिप्पणी लिखिए, या मानक हाइड्रोजन अर्धसेल से आप क्या समझते हैं। इनमें से कौनों से प्रश्न बन सकता है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। अधिकतम ये पूछा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम धातु की एक प्लेट लेते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है गैस अवस्था में, और गैस अवस्था में किसी का भी इलेक्ट्रोड बनाया नहीं जा सकता। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम धातु की एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट को प्लेटिनम ब्लैक से ढक देते हैं, ताकि हाइड्रोजन गैस को इस इलेक्ट्रोड पर अवशोषित किया जा सके। इस इलेक्ट्रोड को H प्लस आयनों के 1 मोलर विलयन, जैसे KCl हो, HCl हो गया, में रख देते हैं। ठीक है, अब प्लेटिनम ब्लैक के आसपास के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक, थोड़ा सा इसको हम हल्का सा जूम को कम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा पूरा दिखाई दे। ठीक है, हाँ, तो देखिए प्रवाहित की जाती है। जब प्रवाहित की जाएगी तो हाई अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया से कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य माना जाता है। तो जब पेपर में पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इतना लिखेंगे आप लोग, शून्य हमेशा होता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर में इस पर कई बार पूछा गया टिप्पणी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उपयोगिता क्या है। फिगर जो है इसका नहीं है, जो फिगर हम बनाए हैं वो किसका है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर है। ठीक है ना। तो इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम करते क्या है, इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और जोड़ करके एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है उसको मापते हैं। तो अब जितना इलेक्ट्रोड विभव का मान आएगा वो किसका होगा, जो इलेक्ट्रोड हम उपयोग किए रहेंगे उसका मान रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका मान कितना होता है, विभव का शून्य होता है। तो जितना मान आएगा जोड़ने के बाद वो किसका रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रोड का रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और पूछे आपसे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप बताएंगे कि इसकी सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसके लिए इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ करके एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर अब मापते हैं, देखते हैं कितना है। अब जो भी आएगा विभवांतर वो किसका रहेगा, इलेक्ट्रोड का रहेगा। इसमें चेक किया गया था तो कापर का आया था प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का आया था माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूत्र KAE माइनस EA बटा में RT के लिए सत्य है। पूछा क्या सत्य है, तो इसमें से ऑप्शन को में हमेशा रखिएगा कि सत्य में तो यही है कि EA जो होता है संकीर्ण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो ऑप्शन तो आपका यही सही होगा। लेकिन आप देखते हैं कि ये प्रश्न पूछा किस टॉपिक से गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया आर्यनीय समीकरण से। अब जो आर्यनीय समीकरण है इस पर हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि आर्यनीय समीकरण होता क्या है। पेपर में टिप्पणी आता है इस पर भी। तो आर्यनीय समीकरण, तो संकीर्ण ऊर्जा की अवधारणा के आधार पर आर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k तथा परमताप T के मध्य संबंध को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्यनीय समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार ताप बढ़ाने पर वेग में चरघातांकी रूप में वृद्धि होती है, माने कि दुगुना, तीन गुना, चार गुना रूप में वृद्धि होती है।
इनका जो समीकरण कौन सा है, तो के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा में आर टी है। यहाँ पर ए क्या है, तो ए जो है यहाँ पर स्थिरांक है, जिसे आर्नियस कारक भी कहा जाता है, आवृत्ति गुणांक भी कहा जाता है और पूरे चारघातांकी गुणांक भी कहा जाता है। ये दर्शाता किसको है, तो संघट्ट की आवृत्ति को दर्शाता है, माने कि जो भी अणु रहेंगे अभिक्रिया में उनके संघट्टमन टक्करों की आवृत्ति को दर्शाता है। के जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया दर स्थिरांक, इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ये जो है संक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर जो है आदर्श गैस स्थिरांक है, जिसका मान होता है 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। और टी जो है परमताप है। ठीक है, और जो आर्नियस समीकरण इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, log 10 के बराबर माइनस ई ए बटा में 2.303 आर टी प्लस log 10 ए, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं log 10 के बराबर log 10 ए माइनस ई ए बटा में 2.303 आर टी। दो जब भिन्न ताप रहेंगे तो भिन्न तापों पर हम इसका फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्नियस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, log K2 माइनस K2 बटा में K1 बराबर ई ए बटा में 2.303 आर बड़े कोष्टक में T2 माइनस T1 बटा में T2 इंटू T1। यहाँ पर K2 बटा में K1 जो है इसका मान दिया रहेगा, तो ये वेग स्थिरांक के अनुपात को दर्शाएगा, यानी कि वेग स्थिरांक का जो अनुपात है वो है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया के वेग हम मानते हैं इसको। यानी जो वेग स्थिरांकों का अनुपात है K2 बटा में K1, ये अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया रहेगा उसमें अभिक्रिया का वेग दिया रहेगा और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ देगा, तो जो K2 बटा में K1 का मान दिया रहेगा, अभिक्रिया का जो वेग दिया रहेगा वो किसका मान दिया रहेगा, K2 बटा में K1 का मान दिया रहेगा। बाकी T2 T1 आपको पता चल जाएगा। जो शुरू वाला ताप रहेगा T1 रहेगा, जो बाद वाला ताप टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, T2 रहेगा। मान रख करके हल कर लेंगे। तो इस तरह से आर्नियस समीकरण से इतने प्रश्न बनते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। करे कि अभिक्रिया 1/2A से 2B के लिए A के विघटन की दर और B के बनने की दर से दर निम्न प्रकार समझते हो। हमेशा देखिएगा कि देखिए A के जो ख़त्म होने की दर होगी हमेशा B के बनने की दर के बराबर होगी। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए, तो A के ख़त्म होने की दर मतलब होता है A की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, क्योंकि D दिखाता है परिवर्तन को, बराबर, तो जिसका गुणांक जितना होता है उतना हम रख देते हैं। तो A का गुणांक कितना है यहाँ पर, तो A का गुणांक है यहाँ पर, अच्छी तो ऑप्शन था ना 1 2 3 4, तो ऑप्शन आपका हाई सही होगा। सही होने का रीज़न क्या ऑप्शन है इसका, जैसे देखिए 1/2 है और यहाँ पर कितना है 2B है, तो जिसका जितना गुणांक होता है, हमेशा देखिएगा कि अभिकारक के ख़त्म होने की जो दर होती है, अभिकारक यहाँ पर क्या है 1/2 है, A है 1/2 A है, इससे बन क्या रहा है 2B। ठीक है, 2B बन रहा है। तो A के ख़त्म होने की दर बटा में होता है समय अंतराल बराबर B के बनने की दर बटा में समय अंतराल। लेकिन यहाँ पर इनका गुणांक रखते हैं, गुणांक इसका कितना है 2 है, तो हम बटा में रखते हैं, उल्टा रखते हैं 1/2। इसका 1/2 है तो इसका 2 बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसका जितना गुणांक होता है उतना रखते हैं। अब देखते हैं इसको, जब उधर भेजेंगे तो D A बटा में DT बराबर 1/2 पहले से इधर है, हाई जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा गुणे 1/2 हो जाएगा। है जो 2/1 है, 2/1 जो है इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब पहले से क्या है DB बटा में DT, तो 2×4, तो 4 वाला आपका ऑप्शन जो रहेगा वही सही, 2×4 वाला सही रहेगा। 1/4 वाला देखिए यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एल्नीन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और दिन।